वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़िए तथा चैनल के माध्यम से सभी विषय की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि साइंस के विषय में, पिछले वीडियो में हमने फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है और मोशन होता क्या है। आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के एक टॉपिक इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी हमारे इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्वायरमेंट में इकोलॉजी का से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले किसने इकोलॉजी के बारे में बताया? इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं और इकोलॉजी शब्द के विषय में, इकोलॉजी के विषय में, पारिस्थितिकी के विषय में सबसे पहले 1866 ईस्वी में 1866 में एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए और बताया कि इस हमारी जो अर्थ है, इस पृथ्वी में रहने के लिए इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण रोल है और इसी इकोसिस्टम के द्वारा सभी जीव आपस में अच्छे तरीके से रह सकते हैं तथा उनमें जीवन यापन कर सकते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है, हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी के बारे में क्या पढ़ा कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1866 में, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल और अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी के विषय में बताया था। अब इकोसिस्टम होता तो इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया था एजी टैंसले ने। एजी टैंसले ने 1935 ईस्वी में 1935 में ये बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के विषय में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या होता है। तो इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी के विषय में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए किसने? टैंसले ने, सॉरी, इसके विषय में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए अर्नेस्ट हैकेल ने। अगर पेपर क्वेश्चन आता है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो उसमें आप लिख के आओगे आर उसमें लिख के आओगे आप जो आर.पी. मिश्रा हैं, आर.पी. मिश्रा को कहा जाता है आर.पी. मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो आर.पी. मिश्रा हैं। अगर ये आता है सिर्फ फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उसमें आप लिखे आओगे हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल को ने 1866 में सबसे पहले पारिस्थितिकी के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए और बताया कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी होती क्या है। अब इकोलॉजी क्या होती है, इसको हम देखते हैं इकोलॉजी होती क्या है। तो इकोलॉजी क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। क्या होता है इकोलॉजी? इकोलॉजी के विषय में सबसे पहले एजी टैंसले ने बताया। इकोलॉजी के विषय में सबसे पहले हमारे जो अर्नेस्ट हैकेल थे उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और ये बताया कि इकोलॉजी होती क्या है। और उन्होंने ये बताया, जो अर्नेस्ट हैकेल थे, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया कि इकोलॉजी जो होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। मतलब हमारे वातावरण में जितने भी चीजें हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रूप में, डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स हैं उनके रूप में, डिफरेंट जो अदर जो इंटरेक्शन है दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसके विषय में सबसे पहले बताने का प्रयास किया। जैसे ये हमारा प्लांट है, ये आपका बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं बहुत सारे, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसके बारे में बताने का जो प्रयास किया वो किया आपके अर्नेस्ट हैकेल ने कि इस एटमॉस्फेयर में जो वातावरण है, जो हमारा क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में कैसे दो पार्टिकल वर्क करती हैं। अब आगे इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये होता कितने प्रकार का है। तो
इकोसिस्टम इकोलॉजी दो प्रकार का होता है, एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। तो बायोटिक इकोलॉजी दो प्रकार का होता है। किसे बताया? ये बताया था अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि इकोलॉजी के विषय में सबसे पहले अपने विचार किसे प्रस्तुत किए या किसने सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में बताया। तो इकोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था किसने? किया था अर्नेस्ट हेकल, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1866 में अपनी एक पुस्तक लिखी और उसका नाम था जनरेशन मोनोपोली। उस पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि ये होता क्या है। अब वो उन्होंने बताया कि इकोलॉजी दो प्रकार का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। और कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक बायोटिक और एक अबायोटिक। और बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब जैविक घटक और बायोटिक मतलब अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो सब बायोटिक कहलाते हैं। और जिनमें जीवन नहीं होता है वो सब अजैविक कहलाते हैं। जैसे क्या लिखा? जैविक घटक क्या है कि जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें लिविंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम। जो जिनमें लिविंग सिस्टम होता है, जिनमें जीवन होता है, वो सभी कहलाते हैं बायोटिक। बायोटिक वो कहलाते हैं जिनमें लिविंग सिस्टम होता है। जैसे ये आपका सामने एक इमेज बनी हुई है और इस इमेज में सभी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? वातावरण में जो हमारी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो बायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में वर्क करते हैं, जिसमें आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और जिसमें आपको एनिमल्स भी मिलेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स, अबायोटिक मतलब अजैविक घटक। अबायोटिक कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं, वो कहलाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे बायोटिक समझ में आया क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग फैक्टर जिनमें होता है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और जिनमें लिविंग फैक्टर नहीं होता है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनमें इन्फ्लुएंस होता है, वो कहलाते हैं अबायोटिक। जैसे सन है, जैसे रेन है, इनमें लिविंग फैक्टर नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर मतलब जो हमें, जिनके द्वारा हम खाना खा रहे हैं, जिनके द्वारा हमें एनर्जी मिल रही, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए एक प्रोड्यूसर के रूप में वर्क कर रहे हैं, जो एक उत्पाद के रूप में वर्क कर रहे हैं, जो भोजन को उगाने में, जो भोजन को पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो ना हो, अगर प्रोड्यूसर ना हो, तो शायद हमें जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी शायद हमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें एनर्जी जहां से मिल रही है, वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। जैसे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। ये इमेज क्या कर रही है? ये एक खेत है जिसमें आपको बहुत सारी जो है बरसीम लगी हुई है। और ये बरसीम करती क्या है? जिसे हम जीव खाते हैं, जिसे जानवर खाते हैं, और जानवर इसे खाकर क्या करते हैं? जैसे भैंस है, भैंस बरसीम खाएगी, गाय बरसीम खाएंगे, उसको खाकर क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलेगी तो वो दूध देंगे, तो उस दूध को हम मनुष्य पिएगा, जीव जंतु पिएंगे, तो उससे क्या हुआ? उसे हमें एनर्जी मिलती है। ये क्या है? एक प्रोड्यूसर के रूप में वर्क करता है। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, इसको जान लेते हैं। सनलाइट इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द, मतलब हमारी जो सनलाइट होती है, सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होती है। किसके लिए? हमारी अर्थ में लाइफ को बनाए रखने के लिए, मतलब जीवन को बनाए रखने के लिए सन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अर्थ में। खाली मतलब सूरज ही नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी, तो हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो शायद हम जीवित ही नहीं रहेंगे। अब ऑल्सो कॉल्ड, जो जितने भी हमें जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए जो जरूरी है सबसे ज्यादा, वो क्या जरूरी है? अभी हमने बताया कि जीवन में अगर पृथ्वी में रहना है, हमारी अर्थ में जीवित रहना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमें सनलाइट की आवश्यकता होगी। और सनलाइट के द्वारा ही, जब किसी भी प्लांट्स पे अगर सनलाइट पड़ेगी, तभी तो जो फूड है, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, ये तभी तो उत्पन्न होंगे। जब किसी प्लांट्स पर सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट पड़ने पर ही, जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे सनलाइट है,
ठीक, ये प्लांट्स है और इस प्लांट्स पे जब सनलाइट पड़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे ये सनलाइट के द्वारा इस पे जो उत्पन्न होने वाले जो फ्रूट्स हैं, जो इससे उत्पन्न होने वाले फ्लावर हैं, वो तभी तो उत्पन्न होंगे। इसका मतलब सनलाइट का हमारी बॉडी, हमारे जितने प्लांट सेल हैं उसमें भी और जितने भी जीव हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब आगे चलते हैं कि और क्या इसका यूज है। तो सनलाइट का जो मेन तीसरा रोल है कि ये केमिकल एनर्जी क्रिएट करता है। कि कहाँ पे ये करता है, फूड पे। ये फूड में एक केमिकल एनर्जी के रूप में वर्क करता है। अब इसका कहाँ रोल है, वो प्लांट्स में जो एल्गी होते हैं, जो फंगाई होते हैं, इसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है। तो सूर्य, आपने पढ़ा होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर सनलाइट पड़ेगी तो भोजन बनेगा और सनलाइट नहीं बनेगी तो भोजन नहीं बनेगा। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ही अपना जीवन अपना ही भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जिसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, अभी बताया हमने, ये एक प्लांट्स है और पौधे करते क्या हैं, जमीन से, ये जमीन है और जमीन से वाटर तथा मिनरल्स, जमीन से वाटर और मिनरल्स लेकर जब पौधों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाते हैं और सनलाइट इस लीफ पर पड़ती है तो होता क्या है, इसके कारण फूड का निर्माण होता है और इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में होता क्या है, C6H12O6 जब रिएक्ट करता है जल से तो आपका C12H22O11 बनाता है और ये एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट करता है हमारे प्लांट सेल में, जिसके कारण हमें भोजन बनता है। ये समझ आया सबको। जैसे आपके सामने एक बना हुआ है 6CO2 प्लस 6H2O, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, 6CO2 क्या दिया हुआ है, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है तथा C6H12O6 का निर्माण करता है। क्या करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जैसे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, क्या बना हुआ है, ये आपके सामने लीफ है, ये पत्ती क्या कर रही है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, सनलाइट मिल रही है और इससे द्वारा क्या बना रहा है, एक ग्लूकोज बना रहा है और एक आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। फिर से देखिए, आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इसमें क्या हुआ, सनलाइट पड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है और आपका वाटर है और ये आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस बन रही है और ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और आपके सामने ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के रूप में वर्क कर रहे हैं, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वर्क कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन के रूप में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर क्या होते हैं, तो कंज्यूमर होते क्या हैं, तो कंज्यूमर वे होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं फूड एनर्जी में। ये क्या कहते हैं, फूड प्रोवाइड सप्लाई करने का काम करते हैं। कंज्यूमर समझ में आया, कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर एनर्जी पर प्रोवाइड करने का काम करते हैं और फूड को सप्लाई करने का काम करते हैं, किसमें, हमारे सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे आपका दोनों हो, दोनों में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हमारे कंज्यूमर करते हैं। कंज्यूमर का वर्क समझ में आया, कंज्यूमर क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं कहाँ पे, आपकी बॉडी में, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। जैसे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इस इमेज में क्या दिया हुआ है, इस इमेज में जो आपके जो जितने भी ग्रास है, इस ग्रास को एक जानवर खा रहा है और जो क्या कर रहा है, उसको एक एनर्जी प्रदान करने का काम कर रहा है। अब देखिए, ये इमेज आपके सामने दी हुई है और इस इमेज में आपको जो दिए हुए हैं कि कौन प्लांट्स को खाएगा और कौन एनिमल्स को खाता है। तो इस इमेज के माध्यम से आपको बताना है कि कौन प्लांट्स को खाएगा और कौन एनिमल को खाएगा। कौन का मतलब ऐसे कौन से जीव हैं जो शाकाहारी हैं
ऐसे कौन से जीव हैं जो मांसाहारी हैं, जो केवल एनिमल्स, कैसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ अपने ही प्रकार के एनिमल्स को खाते हैं, वो उनको बताना है आपको। और ऐसे जीव जिन जो एनिमल्स को ना खाकर केवल प्लांट्स को खाएंगे, उनके बारे में आपको इमेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से आपको बताइए कि इनमें से कौन सा इमेज ऐसी है जो आपको प्लांट्स को खाएगा, और कौन सी इमेज ऐसी है जो आपको अपने ही समान प्रकार के जीव को या एनिमल्स को खाएगा। इसको आपको बताना है इमेज के माध्यम से। और ऐसे कौन कौन से जीव हैं, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपको, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, और ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको भी कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से जीव हैं जो ग्रास को भी खाएंगे, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो मिल्क को भी खाएंगे, फूड को भी खाएंगे, तथा सब जितने भी चीजें एनिमल्स और प्लांट दोनों को खाते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ये आपके सामने इमेज बनी हुई है, और इस इमेज के अलावा अन्य जितने भी जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको आपको इमेज के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से, कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और ईट करते हैं, और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। और ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो केवल मरे हुए जानवरों को जाते हैं, खाते हैं। मतलब जितने भी डेड एनिमल्स हैं, उनको कौन कौन से जीव खाते हैं, उनके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने पूछे हैं। कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो शाकाहारी जंतु खाते हैं, केवल घास को खाएंगे, उनके बारे में 5 एनिमल्स के नाम बताना है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्रास को खाएंगे, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाएंगे, और ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो केवल आपको मरे हुए जो जीव हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनको सिर्फ खाते हैं। उनको आपको 5 एनिमल्स के बारे में आपको बताना है। उसके बाद फूड चेन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पर ईयर बोर्ड पेपर में, पर ईयर आपके नवोदय विद्यालय में जो क्वेश्चन में हर साल आता है। फूड चेन होता क्या है, या इसे कहते हैं खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल या फूड चेन होता क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फूड चेन होती क्या है, तो फूड चेन 3 प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आगे बताते हैं फूड चेन होती क्या है। तो फूड चेन क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप इन विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मतलब जितने भी फूड चेन है, उस फूड चेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रांसफर करता है एनर्जी के रूप में, या तो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करेगा, या तो उसको बीइंग ईटन के रूप में वर्क करेगा। जैसे पहला क्या है, पहला आपके सामने ये डायरेक्शन देता है एनर्जी के रूप में, ट्रांसफर करने के रूप में। ये क्या करता है, जैसे हम जितना भी भोजन खाएंगे, वो उस भोजन को कैसे ट्रांसफर करेगा एनर्जी के रूप में, इसे बताने का जो कार्य करता है। जैसे इमेज बनी हुई है आपके सामने, एक चेन बनी हुई है, ग्रास को कौन खाएगा, वो आपके सामने इमेज बनी हुई है। अब इसके आगे की इमेज बनी हुई है, इसके आगे की इमेज बनी हुई है, तो आपको इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है कि कौन किसको खाएगा। डायरेक्ट जो हमारा जो फ्रॉग है, वो फ्रॉग डायरेक्ट आपका ग्रास नहीं खाएगा, एक स्टेप टू स्टेप बना हुआ है कि कौन किसको खाएगा। कौन किसको, ग्रास क्रिकेट को खाएगा, क्रिकेट फ्रॉग को खाएगा, उसके बाद स्नैक जो है आपका फ्रॉग को खाएगा, और उसके आगे की भी लंबी चेन है, इसको हम आगे समझेंगे। तो क्या करते हैं, ये एक प्रकार की चेन है जो एक के बाद सीरियल वाइज आपको दिखाई दे रही है। और ये है आपका जाल, इसे कहते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी इमेज बनी हुई है, इसमें कौन किसको, ये आपका जो इमेज है, ये आपका माउस जो है, माउस इसको भी खा सकता है, ये आपको जो है इसको भी खा लेगा, ये इसको भी खा लेगा, ये इसको भी खा लेगा, मतलब सभी, कोई भी किसी को खा सकता है। और ये कहलाता है आपका एक जाल के रूप में है, और यही कहलाता है आपका फूड चेन या फूड जाल। अब फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन विद इन द इकोसिस्टम, नेटवर्क द फूड चेन विद इन द इकोसिस्टम। ये क्या होता है, एक नेटवर्क के रूप में होता है, एक जाल के रूप में होता है, इसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब आपको बताना है क्वेश्चन कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबाउट विच, आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा
कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबव इन द प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा। इस इमेज को देखिए और इस इमेज के माध्यम से बताइए कि इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, कौन बताएगा। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अबव इन द ऑर्गेनिज्म अबव इज द प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा आपको इमेज के माध्यम से बताना है। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या होगा, ग्रास। ग्रास एक प्रोड्यूसर के रूप में वर्क करता है इसमें। इसका न्यू क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ दिया है, विच इज द ऑर्गेनिज्म अबव द कंज्यूमर, मतलब इसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या था, तो प्रोड्यूसर आपको पता चल गया प्रोड्यूसर क्या है, वो है ग्रास। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कंज्यूमर क्या है, तो कंज्यूमर क्या है इमेज को देखिए और आप बताइए कि इमेज के माध्यम से प्रोड्यूसर है क्या, इमेज के माध्यम से प्रोड्यूसर है क्या। तो हॉक्स जो है वो आपका प्रोड्यूसर के रूप में, जो बाज है वो प्रोड्यूसर के रूप में, वो कंज्यूमर के रूप में वह करता है। तो प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा ग्रास। इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर होता है ग्रास और जो आपका जो है कंज्यूमर होगा वो होगा हॉक्स। इमेज इसको आज अच्छे से कॉपी में नोट करिए ताकि आपको जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से समझ में आए, याद में आए, याद रहे। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी नोट्स हैं उसको कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करते जाइए। तो जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये चैनल के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे दिया हुआ है कि इसका जो लेवल है, जो आपके फूड चेन का जो लेवल है वो क्या हो, वो स्टेप टू स्टेप बढ़ता रहता है। पहले क्या करेंगे, पहले आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टेरिटरी कंज्यूमर। मतलब ये प्रोड्यूसर के रूप में वर्क करता है। उससे बड़े से सबसे छोटे स्मॉल जो आपके जो छोटे छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको खाएंगे, और उससे बड़े वाले जीव, फिर छोटे वाले जीव खाएंगे, उसके बाद मछलियाँ, फिर और छोटे जीव पाएंगी, और उसके बाद बड़ी मछलियाँ, फिर छोटे वाली मछलियों को खाएंगी। ये आपके सामने एक इमेज के माध्यम से दिया हुआ है कि एक स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोड्यूसर को प्राइमरी जो आपके सामने जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं ये प्रोड्यूसर खाएंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर आपकी प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, और जो आपका टेरिटरी जो कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। लेवल फर्स्ट में प्रोड्यूसर है, लेवल सेकंड में आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, लेवल थर्ड में आपका जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, और लेवल थर्ड में आपको टेरिटरी कंज्यूमर आपके सामने इमेज के माध्यम से दिखाया गया, जो अपर बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। वेब फूड क्या होता है, वेब फूड क्या होता है, जो खाद्य जाल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है खाद्य जाल होता है। तो इमेज देखिए, इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि खाद्य जाल होते क्या है। तो अभी हमने बताया था जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, उसका टेरिटरी जो कंज्यूमर होते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर, उसका ये एक जाल के रूप में, एक वेब के रूप में इमेज के माध्यम से आपको इस इमेज में आपको रिपेंट तरीके से दिखाई दे रहा है, और इसको अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि पिरामिड क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, जो डायग्राम दैट शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिज्म कंटेन विद इन विच, जो ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन एंड वेब, जो फूड चेन और वेब के रूप में जो वर्क करते हैं, चाहे खाद्य जाल हो, चाहे खाद्य श्रृंखला हो, इसके रूप में वर्क करते हैं, वो कहलाते हैं आपके इकोलॉजिकल पिरामिड। और पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। ये एक पिरामिड का शेप आपके सामने बना हुआ है, और ये इसी पिरामिड के रूप में ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो उसी रूप में वर्क करने का काम करते हैं। ये 100% है, 10% है, 1% है, 0%, 0.5%, ये इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। इसके बाद आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर। ये आपके सामने ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर। एनर्जी एनर्जी पिरामिड शो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ईच ट्रॉपिकल लेवल। इमेज आपके सामने बनी हुई है, ये होते क्या है, एनर्जी पिरामिड क्या होता है, ये पिरामिड सबसे बड़ा होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो एकदम सीधा पिरामिड होता है, और लिगेंड, इसे लिगेंड का 10% पिरामिड भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है लिगेंड का 10% पिरामिड किस पिरामिड को कहा जाता है, तो लिगेंड का 10% पिरामिड जो होता है वो एनर्जी जो पिरामिड होता है उसे ही 10% पिरामिड कहा जाता है।
इसे इसे बायोमास पिरामिड भी कहते हैं। ये देखिए क्या होता है कि सबसे पहले कि ये ऊपर जो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेगा, और हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड होता है एकदम सीधा पिरामिड होता है। एनर्जी का पिरामिड एकदम सीधा पिरामिड होता है, यही क्वेश्चन आता है पेपर में, और सारे पिरामिड उल्टे होते हैं, लेकिन एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो सीधा होता है, तो जो एनर्जी पिरामिड वो एकदम सीधा होता है, और एनर्जी का पिरामिड को कितना लिगेंड संख्या कितना होता है। तो लिंडमान नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो एनर्जी पिरामिड होता है वो सीधा होता है, और वो उसमें एनर्जी की जो लेवल होती है, जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो 10% होती है। और ये बताया था किसने? लिंडमान नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एनर्जी पिरामिड होता है वो सीधा होता है। पहली चीज ये बताई, और दूसरा बताया कि इसमें जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो 10% होता है। इसका एनर्जी एंड बायोमास पिरामिड होते क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि एनर्जी पिरामिड क्या होता है। एनर्जी पिरामिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था लिंडमान ने, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो एनर्जी पिरामिड होता है वो एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, कभी भी उल्टा नहीं होगा। दूसरा, इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो 10% होगा, और ये एनर्जी पिरामिड है, ये हमेशा सीधा है। देखिए आपके इमेज के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि जो होता है वो एकदम सीधा होगा। इसमें क्या है, एक जो प्रोड्यूसर ने 1000 किलो केल्विन ग्रास खाई, उसका प्राइमरी कंज्यूमर ने 100 किलो केल्विन खाई, उसका सेकेंडरी कंज्यूमर ने 10 किलो केल्विन खाई, उसके बाद उससे ऊपर वाला 1 किलो कैलोरी एनर्जी को रिड्यूस कर रहा। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्टियरी, ये एनर्जी लेवल के रूप में या बायोमास पिरामिड के रूप में वर्क करता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा इस वीडियो के माध्यम से आप जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा दूसरे बच्चों को, सभी बच्चों को दिखाइए, तथा नवोदय विद्यालय की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं।